हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायप्रिज्म, फ्रेस्नेल्स बायप्रिज्म। ये प्रिज्म क्या होता है और किस थ्योरी पर बेस्ड है, ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो इसमें थ्योरी लग रही है इंटरफेरेंस। फ्रेस्नेल ने इंटरफेरेंस देखने के लिए मीन सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव देखने के लिए बायप्रिज्म बनाया। बायप्रिज्म डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट के सिद्धांत पर आधारित है। डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट हम कोहेरेंट लाइट सोर्स फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। इसके पहले हम यंग्स एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट मेथड का यूज़ करके डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट देख चुके हैं, और अब हम रिफ्रैक्शन मेथड का यूज़ करके देखेंगे कि कैसे सुपरपोजिशन होता है और डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट होता है। इसके लिए फ्रेस्नेल ने एक प्लेन ग्लास की प्लेट ली। इस प्लेन ग्लास प्लेट को बहुत ही थिन रखा जाता है और उसने उसकी एक सरफेस को ग्राइंड किया। इतना ग्राइंड कर दिया कि इसका एक एंगल जो है वो लगभग कितने डिग्री का हो, आधे डिग्री का हो, कुछ ऐसा बनाया। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी आधा डिग्री या 30 मिनट। सिमिलरली दूसरा रिफ्रैक्टिंग एंगल भी 30 मिनट का है, तो टोटल कितना हो गया, आधा डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री हो गया। तो अब ये 1 डिग्री है, तो ये एंगल दूसरा जो लास्ट एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 179 डिग्री। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक दिखने में सिंपल प्लेट ही, स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी, यानी सिंपल ग्लास प्लेट ही नज़र आएगी। जब तक आप इसको टच करके नहीं देखोगे आप नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पर कोई एंगल है। ठीक है, और ये एंगल बहुत ही पतले रखे जाते हैं। ठीक है, जिससे कि हमको फ्रिंज पैटर्न ज़्यादा अच्छे से अच्छा दिखे। अब सुपरपोजिशन जो थ्योरी है वो बायप्रिज्म में कैसे मिलती है, इसके डायग्राम को हम समझ लेते हैं। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर है एक सोर्स और ये हो गया इसका एक्सेस। यहाँ हमने रखा है स्क्रीन यानी कि आई पीस। ठीक है, ये हमारा स्क्रीन है। ठीक है, ये हमारा सोर्स हो गया। अब सोर्स के सामने यहाँ पर हमने रख दिया बायप्रिज्म। बायप्रिज्म को इस तरीके से रखना ताकि इसकी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस सोर्स के सामने आए। ठीक है, अब सोर्स से लाइट इस बायप्रिज्म की एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पड़ रही है और सेम टाइम पर दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर भी लाइट इंसिडेंट होगी। क्लियर है। अब जब रिफ्रैक्शन करेगी तो ये लाइट इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल डैश रीजन, और सिमिलरली यहाँ से भी लाइट आएगी तो ये हमारी इस तरीके से रिफ्रैक्शन करके बाहर जाएगी, तो ये हो गया हमारा एम डैश रीजन। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है उस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि ये जो लाइट आ रही एम डैश रीजन में ये यहाँ कहीं से आ रही होगी। सिमिलरली एल डैश रीजन में आने वाली लाइट जो है वो भी यहाँ कहीं से आ रही होगी। मतलब उसको 2 सोर्सेज नज़र आ रहे हैं, एक S1 नज़र आ रहा है और एक S2 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये उसको ओवरलैपिंग रीजन कौन सा मिला, ये मतलब ऑब्जर्वर देख रहा है कि सोर्स S1 और S2 2 सोर्सेस हैं जहाँ से आने वाली लाइट आपस में एम डैश रीजन में ओवरलैपिंग कर रही है। यही वो रीज़न है जो सुपरपोजिशन रीजन कहलाता है, जहाँ पर हमको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलती हैं। कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब ये जो 2 वर्चुअल सोर्सेज मिल रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस 2D रखते हैं और सोर्स से लेके स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हम D रखते हैं। ठीक है, तो ये अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर ये कुछ मैंने बनाए हुए नोट्स तुम लोग के शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ देखें, ये हमारा हो गया फ्रेस्नेल्स बायप्रिज्म, इसके 2 रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गए। ये फ्रंट व्यू इस तरीके से दिखेगा। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया हुआ है, और ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऑप्टिकल बेंच है नंबर 1 पे। ऑप्टिकल बेंच को लेवल करने के लिए स्क्रू लगे हुए हैं। इस बेंच के ऊपर 4 वर्टिकल स्टैंड रखे हुए हैं। ये चारों वर्टिकल स्टैंड्स जो हैं इस ऑप्टिकल बेंच की लेंथ के अलोंग मूव कर सकते हैं, ब्रेथ के अलोंग मूव कर सकते हैं। इस ऑप्टिकल बेंच के वर्टिकल एक्सिस पर यानी कि उसके नॉर्मल पर इसकी हाइट को हम अप एंड डाउन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें जो टेंजेंशियल स्क्रू लगे हैं इन स्क्रू की हेल्प से इन जो डिवाइसेस हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ये जो रॉड दिख रही है इसके थ्रू हम इसको इसी के प्लेन में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, और यहाँ पर ये इस
नंबर 3 के स्टैंड पे हमने स्लिट लगानी है, नंबर 4 पर हम बाइप्रिज्म लगाएंगे, नंबर 5 हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, इसकी जब ज़रूरत होती तब इसका यूज़ करेंगे, और नंबर 6 पर हमने लगाया है आईपीस। आईपीस किस टाइप का है? ये रेमस्टन आईपीस है जिसमें क्रॉस वायर लगा हुआ होता है और इसमें एक माइक्रोमीटर स्क्रू लगा होता है जिसकी हेल्प से हम रीडिंग नोट कर सकते हैं। इस स्क्रू की सहायता से हम आईपीस को लेफ्ट साइड और राइट साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या चाहिए है? एक सोर्स भी चाहिए। तो वो जो सोर्स है हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज़ किया है जो सोडियम सोर्स होता है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी यहाँ पर जब हम सेटिंग करेंगे तो हमको क्या नज़र आने वाला है? ये इस तरीके का डायग्राम जो अभी हमने बना के समझाया है तुम लोगों को, ये डायग्राम हमारा बनेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म आपको आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना मस्ट है, ठीक है। तो अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम फ्रिंजेस देखने के लिए? सबसे पहले हमने इस स्प्रिट लेवल की हेल्प से ऑप्टिकल बेंच की सेटिंग कर लेनी है, लेवलिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने चारों वर्टिकल स्टैंड की हाइट और डायरेक्शन सेट करेंगे। एक हाइट में होने चाहिए, सेम हाइट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। वर्टिकल स्टैंड पर लगी हुई स्लिट को हम इसके वर्टिकल प्लेन पर इसके पैरेलल कर लेंगे, नैरो कर लेंगे। आईपीस जो है इसको रोटेट करके हम इसकी जो वर्टिकल क्रॉस वायर है उसको भी इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल कर लेंगे और हम ये देख लेंगे कि हमको ये फोकस अच्छे से हो रही है कि नहीं, हमको फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। बाइप्रिज्म की जो रिफ्रैक्टिंग एज है वो भी इसके पैरेलल होनी चाहिए और आईपीस जो है वो भी उसके साथ ये पैरेलल में होना चाहिए, यानी सब तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। इस सेटिंग के बाद में अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे इसकी मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये नंबर 5 वाले स्टैंड को तो अलग रख दे रहे हैं, ये हम 2D की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, नंबर 6 यानी कि बाइप्रिज्म, आईपीस और स्लिट को एक साथ रखा, सोर्स ऑन किया। यहाँ से हमने आईपीस में से देखा क्या हमको कोई ब्राइट पोर्शन नज़र आ रहा है? यस, अगर हमको ब्राइट पोर्शन नज़र नहीं आ रहा है तो हम अपनी सेटिंग को एक बार चेक कर लेंगे और अगर आ रहा है तो अब बाइप्रिज्म स्टैंड को ऑप्टिकल बेंच की लेंथ के अलोंग मूव करते हुए पीछे लेके जाएंगे और देखेंगे ब्राइट पोर्शन में हमको फ्रिंजेस नज़र आनी चालू हो गई हैं या नहीं। जैसे हमको फ्रिंजेस नज़र आने लगेंगी अब हम क्या करेंगे, किसी एक फ्रिंज के ऊपर क्रॉस वायर को कोइंसाइड कर लेंगे। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई लेटरल शिफ्ट तो नहीं है, यानी पार्श्विक विस्थापन तो नहीं है, क्योंकि जब हम बाइप्रिज्म स्टैंड से दूर लेके जाएंगे आईपीस स्टैंड को तो जो फ्रिंजेस हमको दिख रही हैं उसको हम क्या करेंगे, जिस फ्रिंज के ऊपर हम बाइप्रिज्म की दिखने वाली फ्रिंजेस को आईपीस की क्रॉस वायर को जिस फ्रिंज के ऊपर कोइंसाइड करेंगे वही फ्रिंज हमको लास्ट तक देखनी चाहिए, तब प्रॉपर रीडिंग नोट कर पाएंगे। तो हम इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। और इसका रिमूवल कैसे करेंगे अगर लेटरल शिफ्ट आती है तो इसके लिए ये डायग्राम बनाया हुआ है। लेटरल शिफ्ट एक्चुअली होती क्या अपन ये देख लेते हैं। तो लेटरल शिफ्ट ये है कि एक्सपेरिमेंटल एक्सिस और ऑप्टिकल बेंच की एक्सिस दोनों ही आपस में पैरेलल नहीं होना, अगर है ऐसा कंडीशन है तो यहाँ पर हमारी फ्रिंजेस जो होंगी वो डिस्प्लेस्ड होती जाएंगी। मतलब कि आईपीस स्टैंड बाइप्रिज्म के पास रखा था, जैसे जैसे हम दूर आते गए तो फ्रिंजेस जो होंगी वो जहाँ पर कोइंसाइड किया था वहाँ पे ना रह के किसी और तरफ जाती जाएंगी, किसी और डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमको ये मिलेगा, जबकि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ आईपीस हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एक्सिस और ऑप्टिकल बेंच की एक्सिस जो होती है वो दोनों पैरेलल नहीं होती हैं, तो उस केस में हमको ये कंडीशन मिलेगी। तो हमने क्या किया, बाइप्रिज्म स्टैंड को बिल्कुल स्लिट के पास रख दिया। अब हमने आईपीस स्टैंड को बाइप्रिज्म के पास ले आए, हमने फ्रिंजेस देखी, एक फ्रिंज के ऊपर क्रॉस वायर को कोइंसाइड किया और हमने आईपीस को इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करा। तो जैसे ही हमने देखा कि कोई फ्रिंज जिसको सेट किया था वो अगर अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो रही है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान देना, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हुआ तो जिस डायरेक्शन में फ्रिंज का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बाइप्रिज्म स्टैंड के नीचे लगे हुए स्क्रू की हेल्प से बाइप्रिज्म को हम ऑप्टिकल बेंच की ब्रेथ के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्या करेंगे, मूव कर देंगे। ऐसा करने से जो फ्रिंज डिस्प्लेस्ड हुई थी वो वापस क्रॉस वायर पर कोइंसाइड हो जाएगी।
ठीक है। अब हम बाइप्रिज्म स्टैंड को फिर से और पीछे की तरफ लाएंगे। हो सकता है अभी भी ये डिस्प्लेसमेंट हमको मिल रहा हो, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो, तो उसका रिमूवल फिर से कैसे करेंगे, उसी तरीके से जिस डायरेक्शन में फ्रिंज का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बाइप्रिज्म स्टैंड के नीचे लगे स्क्रू की हेल्प से बाइप्रिज्म को ऑप्टिकल बेंच की ब्रेथ के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा देंगे। तो वापस फ्रिंज कहाँ आ जाएगी, क्रॉस वायर के ऊपर सेट हो जाएगी। ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि पूरी तरीके से लेटरल शिफ्ट जो है वो रिमूव नहीं हो जाती है, ठीक है। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, उसके बाद हमको मिलेगा ये पूरा एग्जैक्ट पैटर्न, ठीक है, जिससे कि हम रीडिंग नोट कर सकते हैं। अब जो फ्रिंजेस हमको नज़र आ रही हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से आने वाली फ्रिंजेस में जो सुपरपोजिशन एल डैश और एम रीजन में हो रहा है, उनके ऊपर हम आई पीस की क्रॉस वायर को 1 बाय 1 एक एक फ्रिंज के ऊपर कोइंसाइड करके उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन टेबल दिया होता है उसमें रीडिंग पूरी फिलअप करके उससे हम फ्रिंज विथ निकाल लेते हैं, बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। नो डाउट बेटा डी जो होता है ये सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है, ये ऑप्टिकल बेंच से हम पढ़ लेते हैं। नॉर्मली ये जब हम सेट करते हैं आईपीस को तो ये लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में ये फिक्स हो जाता है कैपिटल डी की वैल्यू। अब हमको क्या बचा है 2D। 2D हमने क्या देखा था कि सोर्स S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंस का यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। तो जब हमको ये तीनों वैल्यूज़ पता होंगी तो हम दिए गए सोर्स की वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी ध्यान देना कि जो हमको फ्रिंजेस मिलती हैं ये कैसी होती शेप में, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस होती हैं जिनकी सेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो स्क्रीन पर ऑब्जर्वर को एक स्ट्रेट जैसी ही नज़र आती हैं। लेकिन ये कंडीशन हमको तब मिलेगी जब हमारी बाइप्रिज्म स्क्रीन के पैरेलल होगा, और बाइप्रिज्म खुद भी स्लिट के कैसे होगा, पैरेलल होगा। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि 2D कैसे निकालते हैं। तो 2D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको जो स्टैंड हमने अलग किया था वो वाला स्टैंड जिसमें कि हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा के रखा है, ये वाले स्टैंड को कॉन्वेक्स लेंस जिसकी की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है उसको हम लगा देंगे और उसकी भी हाइट सेट कर लेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में ये याद रखना कि हम ना तो बाइप्रिज्म स्टैंड को छेड़ेंगे, ना उसको हम चेंज करेंगे उसकी पोजीशन को, और ना ही हम आईपीस वाले स्टैंड की पोजीशन को चेंज करेंगे। और इसी ड्यूरेशन में ये कैसे हैं, दोनों पास पास हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया कि इसकी पोजीशन को सेट कर लेना है, ठीक है, बाइप्रिज्म स्टैंड की नहीं, बाइप्रिज्म की पोजीशन को सेट कर लेंगे। तो अब हमारे पास बाइप्रिज्म किस पोजीशन में दिख रहा है, ये अब इसका जो रिफ्रैक्टिंग ये वाला जो एंगल है 179 डिग्री का, ये किस तरफ आ गया है, आईपीस की तरफ आ गया है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड है 2D निकालने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं। तो हमारा सोर्स यानी स्लिट जहाँ है वहीं है, बाइप्रिज्म जहाँ है वहीं है, उसकी पोजीशन को बस हमने निकाल के चेंज कर देना है, और हमारा आईपीस स्टैंड भी अपनी जगह पर ही फिक्स है, ठीक है। अब हमने लेंस लगाया, लेंस को कहाँ लगाया, सबसे पहले लेंस वाले स्टैंड को हम बाइप्रिज्म के सामने सेट करेंगे। जब हम बाइप्रिज्म के सामने सेट करेंगे तो कहाँ छोड़ेंगे, उसकी पोजीशन को फिक्स करेंगे, ऑब्जर्वर को जैसे ही 2 स्लिट नज़र आएंगी, कंटिन्यूसली वो इसकी सेटिंग यहाँ कहीं ढूंढ रहा है, ठीक है, जैसे ही उसको 2 स्लिट नज़र आए, 2 स्लिट यानी कि ये 2 सोर्सेज नज़र आए, तो वहाँ पर हम इसकी पोजीशन फिक्स कर देंगे लेंस L1 की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 वो दोनों जो स्लिट नज़र आ रही हैं उनकी रीडिंग नोट करेंगे। इसमें लगे हुए माइक्रोमीटर स्क्रू की हेल्प से पहले एक स्लिट के ऊपर क्रॉस वायर को कोइंसाइड करके रीडिंग नोट कर लेंगे, फिर दूसरी स्लिट के ऊपर भी रीडिंग नोट कर लेंगे क्रॉस वायर सेट करके, और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो क्या होगा, D1 होगा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला स्टैंड जो है इसको हम यहाँ से हटाएंगे, और अब इसको ऑप्टिकल बेंच की लेंथ के अलोंग मूव करते हुए पीछे की तरफ लाएंगे, यानी आईपीस स्टैंड के पास में लाएंगे, और अब इसकी पोजीशन फिर यहाँ पर फिक्स करेंगे, कहाँ पर, जहाँ अगेन हमको 2 स्लिट नज़र आएंगी, ये 2 स्लिट नज़र आएंगी ऑब्जर्वर को, ठीक है। तो वो 2 स्लिट कौन सी होंगी, वो 2 स्लिट यहाँ से आने वाली लाइट जो हमको मिल रही
यहाँ, तो इस पोजीशन पर हमारा लेंस की सेकंड पोजीशन L2 जो है वो फिक्स हो जाएगी। अगेन इस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, 2 स्लिट नज़र आई। फिर हमने वही प्रोसेस रिपीट की, 1 बाय 1 एक एक स्लिट के ऊपर क्रॉस वायर को कोइंसाइड करना है और उसकी रीडिंग नोट कर लेना है और दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, और जैसे डिफरेंस आएगा तो वो D2 मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ कि सोर्स और लेंस की फर्स्ट पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना था, U। ठीक है, हमने माना। और ऐसे ही लेंस और स्क्रीन के बीच का यानी आईपीस के बीच का डिस्टेंस कितना था, V। तो इस कंडीशन में लेंस की फर्स्ट पोजीशन के लिए मैग्नीफिकेशन M1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D1 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सोर्स S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे हमने लेंस की सेकंड पोजीशन के लिए भी मैग्नीफिकेशन निकाल लिया, तो वो आ गया हमारे पास M2 इज इक्वल्स टू U/V, यानी कि ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये इज इक्वल्स टू D2 बाय ये D2 डिवाइडेड बाय 2D। दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको 2D इज इक्वल्स टू रूट ऑफ D1 D2 मिल गया। यानी कि 2D निकालने के लिए हमने ये मेथड का यूज़ किया। यहाँ से D1 और D2 की वैल्यू जो निकाली थी वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप की, डिफरेंस जो निकाला था मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लोगी तो आपको 2D की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही 2D की वैल्यू मिली, आपने कैपिटल D ऑलरेडी नोट किया हुआ है और इसके बाद आपको क्या करना है, ये फार्मूला जो हमने लिखा था, फार्मूला हमारा क्या था, बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन 2D। तो अब हमने बीटा निकाल लिया, हमने 2D भी निकाल लिया, हमको D भी पता, सारी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे और हम दिए गए सोर्स की वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रेस्नेल बायप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, जिसकी हेल्प से हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी याद रखना कि जो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ बहुत ही कम होती है, 15 सेंटीमीटर के नियर अबाउट होती है। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। होप सो आपको सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू बेटा।